हेलो गाइस, वेलकम टू सैस लर्नर्स। आज हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। उस राइट एंगल ट्रायंगल में की जो साइड्स होती हैं उनके रेशियोज यहाँ गिवन होते हैं। मीन्स अगर हमें उनमें से कोई भी अगर एक साइड अगर मिसिंग है उसकी वैल्यू, तो हम रेशियो की मदद से हम उस साइड की वैल्यू बता सकते हैं। जैसे कि हमने 6 रेशियोज पढ़े थे, जो कौन कौन से थे? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। अगर हम इनके फॉर्मूले भी हमने पढ़े थे, आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हो कि साइन इक्वल टू क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। देन कॉस, कॉस इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। देन टेन, टेन का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉसेक, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। देन सेक, सेक का फॉर्मूला था हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। देन कॉट, कॉट का फॉर्मूला क्या था? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही इसकी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होती हैं, अदर किसी भी ट्रायंगल पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज़ क्यों करते हैं? जैसे कि हम अगर माउंट एवरेस्ट है, कुतुब मीनार है, या भी और भी जो हमारे वर्ल्ड में जो टॉलेस्ट माउंटेन्स हैं या फिर जो मीनार्स हैं, अगर हमें उनकी हाइट अगर मेज़र करनी हो तो हमारे पास ऐसा कोई भी स्केल नहीं है कि हम उसकी हेल्प से उसके हाइट को मेज़र कर सकें। अब सीधी सी बात है, अगर माउंट एवरेस्ट की हाइट को मेज़र करना है तो माउंट एवरेस्ट के पीक पे हम चढ़ें, फिर वहाँ से हम स्केल की हेल्प से हाइट मेज़र करें, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम माउंट एवरेस्ट की हाइट को मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि सपोज ये अगर मेरा माउंट एवरेस्ट है, तो हम क्या करते हैं कि ग्राउंड पे उस माउंट एवरेस्ट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं। हम उससे तो स्केल की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम यहाँ एंगल मेज़र करते हैं। हमने एंगल मेज़र कर लिया, करने के बाद हमें बेस का डिस्टेंस तो पता ही है। हम उस बेस के डिस्टेंस की हेल्प से हम रेशियो का यूज़ करते हैं और परपेंडिकुलर का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी। और जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो क्या हो गई? हमारी माउंट एवरेस्ट की लेंथ हो गई। इस तरह से हम यूज़ करते हैं। अगर मैं इस ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले की बात करूं, आप अगर बोलते हो कि आपको अगर ये याद नहीं रहता या आप ये मेमोराइज नहीं कर पाते, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इसे याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी सीखा है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आप वो शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से आप इस शॉर्ट ट्रिक को सीख सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पे अब एंगल मेज़र किए कैसे जाते हैं, हम चीज़ों को किस तरह से मेज़र करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग स्टैंड कर रखे हैं, यहाँ पे हम लोग हैं, तो अब ये तो हमारा हो गया ग्राउंड। ये क्या हो गया? हमारा ग्राउंड। अगर हम देखें तो हम ग्राउंड के साथ हैं। अभी हम किसके साथ हैं? ग्राउंड पे हैं। अगर हम ग्राउंड पे हैं तो सीधी सी बात है कि हमारे पास क्या होता है कि हमें देखना तो हमें, जैसे हमारे सामने यहाँ पे एक कोई टावर है। यहाँ पे क्या है? कोई टावर है। अब हमें देखना कहाँ चाहिए? तो हमें देखना तो अपने आई लेवल पे चाहिए। हमें यहाँ से हॉरिजेंटली देखना चाहिए। हमें देखना कहाँ चाहिए? हमें हॉरिजेंटल लेवल पे देखना चाहिए। लेकिन अब अगर हम हॉरिजेंटल लेवल पे देखेंगे तो हम इस टावर के टॉप पे कैसे देखेंगे? नहीं देख सकते। तो हम देखते कहाँ हैं? इस टावर के टॉप पे देखने लगते हैं। जब ये टॉप पे देखते हैं ना, तो हम इस लाइन को कहते हैं कि ये क्या है? ये लाइन ऑफ साइट है। ये क्या है? लाइन ऑफ साइट। और ये क्या था हमारा? हॉरिजेंटल लेवल। हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में क्या होता है? एक एंगल बनता है। इन दोनों के बीच में क्या बनता है? एक एंगल, जिस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन।
जिस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बनता कहाँ है, जब हम नीचे ग्राउंड पे खड़े रहते हैं और ग्राउंड पे खड़े होके हम अगर ऊपर टॉप की तरफ देखते हैं तो देखने पे क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह से अगर मान लिया कि हम यहाँ पे किसी टावर के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, अभी हम कहाँ हैं, इस टावर के ऊपर हैं। इस टावर के ऊपर हैं तो हमें देखना कहाँ चाहिए, हमें तो ऐसे ही स्ट्रेट देखना चाहिए आगे, मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा हॉरिजेंटल लेवल। लेकिन पता चला उसी समय जो है नीचे स्ट्रीट में कहीं कोई लड़ाई शुरू हो गई। अब सीधी सी बात है, जब खड़े होते हैं तो हमें बाकी चीज़ कोई देखे या ना देखें, अगर लड़ाई हो रही है तो उसे तो सबसे पहले जाके देखेंगे। तो उसके लिए हमें कहाँ देखना पड़ेगा, नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। हमें उसके लिए कहाँ देखना पड़ेगा, नीचे की तरफ। लेकिन हम कहाँ हैं अभी, छत पे खड़े हैं। अब छत पे खड़े हैं, हमारा हॉरिजेंटल लेवल जो है उस समय पे कहाँ है, यहाँ स्ट्रेट है, लेकिन हम देख कहाँ रहे हैं, यहाँ नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो जब हमारा हॉरिजेंटल लेवल नीचे है और हम देख नीचे की तरफ में रहे हैं, मीन्स ये क्या बन रहा है, हमारा लाइन ऑफ साइट बन रहा है। ये क्या बन रहा है, हमारा लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में भी क्या होता है, एक एंगल का फॉर्मेशन होते लगता है, जिस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिपर्सन। इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिपर्सन। एंगल ऑफ डिपर्सन कहाँ बनता है, तो हमारे हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट में बनता है। लेकिन उस केस में जब हम किसी हाइट पे स्टैंड होके कोई नीचे की तरफ वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, तब हमारा क्या बनता है, एंगल ऑफ डिपर्सन। अब वही अगर हम ग्राउंड पे हैं, ग्राउंड से हम किसी एबव ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो उस केस में क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है और एंगल ऑफ डिपर्सन कब बनता है। इसका वैसा कोई स्पेशली यूज़ नहीं है, बस जब हम डायग्राम बनाते हैं ना, तो डायग्राम बनाते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है या एंगल ऑफ डिपर्सन बोला है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीखने में स्पेशली हम इस चैप्टर को कहते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ को भी याद करना पड़ेगा, जैसे आपको स्पेशली साइन, कॉस और टेन, इन तीनों की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, आपको इन तीनों के ही इन सभी वैल्यूज़ को याद करना पड़ेगा, क्योंकि इनका यूज़ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा होता है। आपको किसी भी एंगल को जब आपको वैल्यू पता होगी तभी आप उसमें रेशियो में पुट करके आप मिसिंग साइड को फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को इसकी वैल्यू याद होगी। अगर नहीं याद है तो आप याद कर सकते हैं कि साइन 0 की वैल्यू, 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये √3/2 होती है। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। कॉस 0 डिग्री ये 1 होता है। कॉस 30 डिग्री ये √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री ये 1/√2 और कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। और वैसे ही टेन, तो टेन 0 डिग्री 0, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू √3 और कॉस 90 डिग्री जो होता है ये नॉट डिफाइन होता है। ये क्या होता है? नॉट डिफाइन। तो आपको ये सारी वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए। तो चलिए अब हम कुछ नया सीखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, क्योंकि हम अभी तक तो सिर्फ बेसिक पढ़े। अब
आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्या लिखा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter लॉन्ग rope which is tightly stretched and tied from the rope top of a vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by rope with the ground level is 30 degree. मीन्स कहा क्या है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंबिंग कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रूप के ऊपर, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड, मीन्स उसे बिल्कुल अच्छी तरह से स्ट्रेच कर दिया गया है, वो कहीं से झुका हुआ नहीं है, और उसको टाइट कर दिया गया है टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल के साथ, कहाँ, ग्राउंड के साथ। जैसे अगर हम इस डायग्राम को बनाएं तो जैसे ये मेरा ग्राउंड है, ये क्या मेरा ग्राउंड, इस ग्राउंड के ऊपर एक वर्टिकल पोल हो गया। वर्टिकल पोल मीन्स कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ। अब ग्राउंड के साथ यहाँ से कोई हमने रूप के साथ, इसे रस्सी के साथ हमने पोल के टॉप को टाइड अप कर दिया। अब आगे क्या कर रहे हैं कि हमें हाइट बतानी है। इन्होंने हमें रूप की लेंथ भी बता रखा है कि रूप की लेंथ कितनी है, 20 मीटर। हमें बताना है हाइट ऑफ द पोल, कि जो पोल है इस पोल की हाइट क्या होगी। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, कि जो रूप जो है ये ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बना रहा है ये कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले तो डायग्राम का कंस्ट्रक्शन किया। अब हम इस ट्राइंगल की नेमिंग कर देते हैं। जैसे मैंने नेमिंग कर दिया ABC, मैंने इसकी नेमिंग कर दी। अब मुझे इसमें फाइंड क्या करना है, तो मुझे इसमें BC की वैल्यू मीन्स हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें गिवन में लिखते हैं कि हमारे पास गिवन में क्या क्या है। जैसे हमें इन्होंने जो बता रखा है, हमें लेंथ ऑफ रूप बता रखा है कौन सा, वो AC, जिसकी लेंथ हमें बता रखा है इन्होंने कि ये 20 मीटर है। देन इसके साथ साथ हमें एंगल बताया इन्होंने कि एंगल जो है मीन्स हमारे थीटा की वैल्यू वो कितनी है, 30 डिग्री। अब हम लिख देंगे कि इन ट्राइंगल ABC, हमारा ट्राइंगल कौन सा है, ABC, इसमें राइट एंगल कहाँ है, B पर। तो इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, हमने बता दिया कि राइट एंगल कौन सा है, B। अब देखें तो हमारे पास गिवन क्या है, AC, हमें फाइंड क्या करना है, BC। AC क्या हो गया हमारा, हाइपोटेनस। एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, मीन्स हमें परपेंडिकुलर गिवन है। अब हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, इसका रिलेशन किस में होता है, तो हमें पता है कि इसका रिलेशन जो होता है वो साइन में होता है, कि जो साइन थीटा होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस के। ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस के। सही बोला। अब हमें जो जो वैल्यू पता है हम वो पुट कर दें, तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। देन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हमारा, BC, हाइपोटेनस AC। अब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो हमें पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। AC, तो BC, तो BC की तो हमें वैल्यू नहीं पता, हमने एज इट इज रहने दिया। AC, तो AC की वैल्यू हमें पता है 20। अब 20 डिवाइड में है, साइड चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमने साइड चेंज कर दिया, 20 डिवाइड से कहाँ आ गया, मल्टीप्लाई में, इक्वल टू में क्या बच गया हमारा, BC। अब 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। अब हम अगर इसे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 10 1 जा 10, मीन्स BC की वैल्यू क्या आ गई, 10। BC की वैल्यू पता चल गई। BC क्या था हमारा, हाइट ऑफ पोल, तो
हमें क्या पता चल गया कि देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। कि हाइट ऑफ पोल कितनी हो गई? 10 मीटर। और अब ये सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Means कि कोई ट्री है जो ब्रेक हो गया ड्यू टू स्टॉर्म and the broken parts bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. मीन्स अगर देखें तो ये क्या हमारा ट्री है, ये ट्री क्या हुआ? कहीं से ब्रेक कर गया, सपोज यहीं से ब्रेक कर गया, ब्रेक करके ये क्या कर हुआ? बैंड हो गया, बैंड होके इसने ग्राउंड को टच किया। जिस जगह पे ग्राउंड को टच कर रहा है उस जगह पे ये 30 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला है? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहाँ पे इस ट्री का जो रिमेनिंग पार्ट ने जो ग्राउंड को टच किया जिस पार्ट पे, वहाँ जो फुट ऑफ द ट्री है वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर है। और हमें क्या बताना है? हाइट ऑफ ट्री बताना है। हमें क्या बताना है? हाइट ऑफ ट्री। तो अब इसकी भी नेमिंग करें। ट्री कौन सा है? तो ट्री तो ये पूरा ए से लेके बी तक ये पूरा ट्री है। मीन्स हमें ए बी की हाइट बतानी है कि ए बी की हाइट क्या होगी। अब इस ट्राइंगल में ये ब्रेक किया है, मैंने एज्यूम कर लिया कि डी पॉइंट से ब्रेक किया है और ग्राउंड को सी पॉइंट पे टच कर रहा है। मीन्स हम देखें तो ट्री ग्राउंड के साथ जनरली वर्टिकली स्टैंड करता है, तो बी पे क्या बनेगा? राइट एंगल। अब इसमें देखें तो हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, हमारे पास सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो फुट ऑफ द ट्री है वहाँ से जहाँ पे टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को वहाँ तक का डिस्टेंस 8 मीटर का है। तो सबसे पहले तो मैं गिवन इन्फॉर्मेशन को ही लिख दे रहा हूँ। क्या है? तो डिस्टेंस बिटवीन द फुट of the tree to the point where the top touches means ये जो B और C, हमें B to C का जो डिस्टेंस पता है वो पता है कि वो 8 मीटर है। इसके बाद हमें एंगल गिवन है कि जो हमारा एंगल है, हमारा एंगल मीन्स थीटा, वो हमें गिवन है कि वो 30 डिग्री है। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है? तो ट्री की लेंथ के लिए हमें इसमें हाइपोटेनस भी फाइंड करना पड़ेगा और परपेंडिकुलर भी, हमें दोनों ही फाइंड करना पड़ेगा। और यहाँ पे गिवन क्या हमारे पास? बेस। तो हम 1 बाय 1 फाइंड करते हैं। सबसे पहले अगर सपोज हम हाइपोटेनस फाइंड कर लें तो बेस और हाइपोटेनस, तो बेस और हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है? कॉस का। तो मीन्स हम पहले कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम वही करते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं किस ट्राइंगल में कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल CBD ट्राइंगल में अप्लाई कर रहे हैं। हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस। हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ? 30 डिग्री। देन बेस, तो बेस कौन सा मेरा? BC। और हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस है मेरा CD। मैं सबकी वैल्यू पुट कर दूं तो कॉस 30 डिग्री,
कॉस 30 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो ये होती है √3/2। देन BC की वैल्यू मुझे पता है 8 और CD मुझे पता नहीं। अब मैंने क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई CD से हो जाएगा, देन इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 8 से हो गया 16। अब √3 यहाँ मल्टीप्लाई में साइड चेंज किए तो डिवाइड में चला जाएगा, मीन्स CD की वैल्यू क्या आ गई 16/√3। अब हम चाहें तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ रैशनलाइज अभी नहीं कर रहा, मैं इसको रैशनलाइज लास्ट में करूँगा, सबसे लास्ट में। CD की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या चाहिए, BD की वैल्यू। तो BD मीन्स परपेंडिकुलर, हमें बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, tan का। तो मैं यहाँ पे अब अप्लाई कर दे रहा हूँ tan थीटा। ट्राइंगल सेम है, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा कि ट्राइंगल कौन सा है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंगल तो सेम है, मीन्स tan एंगल कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर कौन सा मेरा BD, देन बेस तो बेस तो सेम ही है BC। अब जिसकी वैल्यू पता है हम पुट कर देंगे, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√3। BD तो BD की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो BD एज इट इज रह गया। देन BC तो BC की वैल्यू क्या है 8। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, √3 BD इक्वल टू 8 1 8। BD मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो मीन्स हमें BD की वैल्यू पता चल गई 8/√3 मीटर। मीन्स हमें इंडिविजुअली CD और BD दोनों की वैल्यू पता चल गई, लेकिन हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री। हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ये मेरा BC वाली साइड है उसे, जो मेरा CD वाली साइड है उसे, और प्लस जो ये BD वाली साइड है उसे, दोनों को मुझे प्लस कर देना पड़ेगा। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे इस टोटल ट्री की हाइट पता चल जाएगी। तो CD की वैल्यू क्या है, तो 16/√3 प्लस BD, तो BD की वैल्यू पता चल गई मुझे 8/√3। देखें तो दोनों का बेस सेम है √3, तो एलसीएम तो √3 आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर हैं 16 और 8 दोनों प्लस हो जाएंगे। 16 8 को प्लस कर दिया तो क्या हो गया 24/√3। अब मैं क्या करूँगा, इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, √3 डिनोमिनेटर में है तो हम इसे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो 24√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 3 1 3 3 8 24। मीन्स वैल्यू क्या आ गई हाइट ऑफ ट्री 8√3 मीटर। मुझे हाइट ऑफ ट्री क्या पता चल गई 8√3 मीटर। अब हम ये थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें क्या लिखा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a step slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slides in each case? अब अगर देखें तो यहाँ क्या है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसने प्लान किया है 2 स्लाइड्स को इंस्टॉल करने का।
स्लाइड्स आप लोगों ने देखा होगा कि वो केक जो है झूले टाइप का होता है, जिसमें हम ऊपर की तरफ बैठ के स्लाइड कर लेते हैं। तो ये क्या है, दो एज ग्रुप के चिल्ड्रन के लिए प्रिपेयर करिए, एक तो बिलो 5 ईयर्स के लिए और दूसरा क्या है, अबव 5 ईयर के लिए। तो जैसे बिलो 5 ईयर के लिए जो कंस्ट्रक्ट कर रही है उसमें क्या किया है, तो जो हाइट ऑफ स्लाइडर है वो इन्होंने रखा है 1.5 मीटर, और इसको जो इंक्लाइन करा रहे हैं वो 30 डिग्री पे इंक्लाइन करा रहे हैं। मीन जैसे अगर ये मेरा स्लाइडर हो गया, तो इस स्लाइडर की जो हाइट रख रहे हैं ग्राउंड से वो 1.5 मीटर रख रहे हैं, और ये जो स्लाइडर जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। हमें जो बतानी क्या है, तो इस स्लाइडर की लेंथ बताना है कि स्लाइडर का लेंथ क्या होगा, हमें ये बताना है। तो अब देखें तो यहाँ पे फिर क्या है, क्वेश्चंस जो हैं दो पार्ट में है। हम सबसे पहले बिलो 5 ईयर्स के लिए करते हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं, अभी हम इसमें केस 1 कर रहे हैं, जिसमें जो स्लाइडर वो किसके लिए है, बिलो 5 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए। अब इसके लिए देखें तो ये हमारा डायग्राम बन गया, जिसमें हम नेमिंग करते हैं कि ABC ट्रायंगल का नाम है, बी पे राइट एंगल है। अब इसमें गिवन क्या है, तो हमें इन्होंने बोला है कि हाइट ऑफ स्लाइडर जो है ये कितनी है, तो ये 5 से ये 1.5 मीटर है, जिस स्लाइडर का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, BC, जो कि क्या है 1.5 मीटर। देन हमें एंगल पता है, फिर से हमें थीटा पता है कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। तो अब देखिए तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, गिवन क्या है, तो हमें जो लेंथ ऑफ स्लाइडर फाइंड करना है वो क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनस, और हमें हाइट गिवन है जो कि क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर। मीन्स यहाँ रिलेशन क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, जो कि किसका होता है, साइन का। तो हम लिख देते हैं कि इन ट्राइंगल ABC फॉर्मूला किसका लगेगा, साइन का, साइन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। थीटा की वैल्यू हमें पता है कि बिलो 5 ईयर के लिए कितनी दी है, 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हमारा, BC, और हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या हमारा, AC। अब वैल्यू पुट कर दें तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू BC, तो BC की वैल्यू हमें पता है 1.5 और AC हमें नहीं पता। अब इसका हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AC का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1 से, तो AC ही रहेगा। अब 1.5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 1.5 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो वो क्या आएगा, 3। मीन्स AC की लेंथ हमें पता चल गई 3। मीन्स देयरफॉर हमें लेंथ ऑफ स्लाइडर पता चल गया कि लेंथ ऑफ स्लाइडर कितना होगा, 3 मीटर। अब इसी तरह से हम सेम जो अबव 5 ईयर है उसमें भी करेंगे। तो एक बार आप इसको ट्राई करिए, अगर ये नहीं होता है तो मैं इसे आपको बता दूंगा इसका सेकंड केस भी कि वो किस तरह से होगा। तो अब इसका सेकंड केस, इसको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, मैं इसके सॉल्यूशन आपको करके बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। तो अब आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ।